This program was brought to you by Shaigan Pharmaceuticals Private Limited. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर आमिर महमूद। नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो पाकिस्तान का एक में जो मोटापा या फरबापन है उसका बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ रुझान है जो एक ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। और जिन एक्सपर्ट को हमने स्टूडियो में दावत दी है वो हैं डॉक्टर अहमद अली वसान साहब, कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, डायबिटोलॉजिस्ट हैं एंड मेडिकल स्पेशलिस्ट इन नर्स स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज और पॉली क्लिनिक हॉस्पिटल इस्लामाबाद के अंदर। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। तो टॉपिक बहुत बढ़ने गया जनाब। मोटापा, एक गरीब मुल्क होने के बावजूद मोटापा ऐसे बढ़ रहा है जैसे पता नहीं क्या हो रहा हो, इतने लोग मोटे होते जा रहे हैं। तो उसके ऊपर हम आज गुफ्तगू करेंगे, उसकी वजूहात के ऊपर, और हमारे जो लाइफ स्टाइल हैं वो किस तरह कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और उसका इलाज क्या है, प्रिवेंशन क्या है। तो इन तमाम जो पहलू हैं उनका हम अहाता करेंगे। सबसे पहले तो बुनियादी चीज़ से डॉक्टर साहब नाज़रीन की अंडरस्टैंडिंग के लिए हम समझने की कोशिश करते हैं आपसे कि नॉर्मल वेट क्या होता है। दूसरी कैटेगरी होती है नॉर्मल से ज़्यादा हो तो ओवरवेट, और थर्ड कैटेगरी होती है ओबेसिटी। वो कौन सा पैमाना है जिसकी बुनियाद के ऊपर हम एक शख्स को कहते हैं कि जनाब आपका वेट नॉर्मल है, या आप ओवरवेट हैं, या आप ओबीस हैं। वो ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जैसा कि आपने पहले बताया कि जो ओबेसिटी है यानी मोटापा है, ये इस वक्त पूरी दुनिया में एक पेंडेमिक की शक्ल अख्तियार कर चुका है, जिस तरह डायबिटीज़ का था। अनफॉर्चुनेटली हम ये कहेंगे कि जैसे ज़्याबितस में हम दुनिया में लीडिंग कंट्री हैं, इसी तरह अगर हम ओबेसिटी की बात करें यानी मोटापे की बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान दुनिया के 9वें नंबर पर मुल्क है जहाँ पे ओबेसिटी यानी मोटापे की शरह सबसे ज़्यादा पाई जा रही है। मतलब हर मनफी चीज़ में हम आगे ही आगे जा रहे हैं। हम आगे, अनफॉर्चुनेटली हमने कहा कि इस चीज़ में हम आगे से आगे जा रहे हैं। तो मुआशरत, तालीम, सेहत, उसमें हम बहुत नीचे हैं, और जो इन बीमारियां उसके अंदर हम बहुत ऊपर जा रहे हैं। जी बिल्कुल। अब ओबेसिटी किसी को भी डायग्नोज करने से पहले, लेबल करने से पहले कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो कि हमें मेजर करने होते हैं, जिसमें सबसे कॉमन जो इजी मेथड है जिसको हम कहते हैं बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स होता है, जिसको हम कैलकुलेट करते हैं। उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि आया आप किस कैटेगरी में आते हैं, नॉर्मल हैं, ओवरवेट हैं या ओबीस हैं। इसके अलावा दो पैरामीटर्स और होते हैं जिसको हम कहते हैं वेस्ट सर्कमफ्रेंस, हमारी कमर की नाप ली जाती है। दूसरा होता है वेस्ट टू हिप रेशो, वो भी एक पैरामीटर होता है जिससे हम ओबेसिटी यानी ओबेसिटी को डायग्नोज कर सकते हैं। लेकिन सबसे कॉमन जो प्रोसीजर है वो है बीएमआई। आप किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन यूज़र्स हैं या आप आईफोन के यूज़र हैं, आप एक ऐप डाउनलोड करें बीएमआई के नाम से। उसमें दो पैरामीटर्स आपने इंटर करने हैं, अपना वेट किलोग्राम्स में या पाउंड्स में, और दूसरा आपकी जो हाइट होती वो मीटर्स में हो या फीट में हो। जैसे आप इंटर करेंगे वो आपको कुछ नंबर्स देगा, उस नंबर की बेसिस पे आप कहेंगे कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। लेकिन यहाँ पे भी एक चीज़ देखें, जो हम साउथ एशियंस लोग हैं, हमारे लिए बीएमआई के कट ऑफ थोड़े से डिफरेंट है। अगर हम दुनिया की बात करें तो कहा जाता है कि अगर किसी का बीएमआई 18.5 से 24.9 तक है तो इट्स नॉर्मल, अगर 25 से 29.9 है तो इट्स ओवरवेट, इफ़ इट इज़ मोर देन 30 एंड लेस देन 35 यानी 30 और 35 के दरमियान है तो ये कैटेगरी 1 आती है ओबेसिटी की। 35 से 40 में ओबेसिटी 2, अगर 40 से ऊपर है तो हम इसको ओबेसिटी कैटेगरी 3 कहते हैं या सुपर ओबेसिटी कहते हैं। अगर आप यहीं पे आएँ, एशियंस को देखें, साउथ एशियंस को स्पेशली, तो क्योंकि हमारा जेनेटिक मेकअप थोड़ा सा डिफरेंट है तो हमारे लिए नॉर्मल रेंजेस डिफरेंट है। अगर देखा जाए 18.5 से 22.9 यानी 23 तक हम नॉर्मल कंसीडर होते हैं। अगर 23 से ज़्यादा है और 30 तक है तो हम उसमें चले जाते हैं ओवरवेट की कैटेगरी में। 25 तक ओवरवेट में चले जाते हैं। अगर 25 से 30 आए तो हम ओबेसिटी में चले जाते हैं। जहाँ पे पूरी दुनिया को आप ओवरवेट में लेबल करेंगे, वहाँ पे साउथ एशियंस को आप यहीं से ओबेसिटी की क्लास में रखना शुरू कर देंगे। और अगर 35 तक है तो उसका ओबेसिटी 3 है, और उसके आगे फिर सुपर ओबेसिटी के जो है ना पैरामीटर शुरू हो जाते हैं। इसी तरह अगर हम वेस्ट को नापें तो हमारे लिए है मर्दों के अंदर 90 सेंटीमीटर और औरतों के लिए 82 सेंटीमीटर। अगर उससे वेस्ट ज़्यादा हो जाती है
तो फिर हम ओबेसिटी की कैटेगरी में फॉल कर जाते हैं। जबकि अगर बाहर के मुल्कों में देखें लोगों के लिए, स्पेशली यूरोपियंस हों, कोकेशियंस हों, अमेरिकन्स हों, तो उनके अंदर हमने मर्दों के अंदर 102 सेंटीमीटर है और फीमेल्स के अंदर 90 से ऊपर जो है वो वेस्ट की लिमिट मुकर्रर की जाती है। तो ये मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं जो हम आप घर में भी घर चेक करके खुद को क्लासीफाई कर सकते हैं। अच्छा, दूसरे सादा अल्फाज में जो हमारी पब्लिक एक दूसरे को लेबल लगा रही थी, वो तेरा तो वज़न बड़ा कम है और तू तो बहुत मोटा हो गया है, वो ऐसे ही है। साइंटिफिक बुनियाद ये है कि आपका जो कद है उसकी मुनासबत से आपका वज़न कितना है, बिल्कुल, और इन दोनों का तनासब एक वैल्यू आती है जिसकी बुनियाद पे हम डिसाइड कर सकते हैं। बिल्कुल। और नाज़रीन, जिसने डॉक्टर अहमद ने बताया कि BMI कैलकुलेट करने के लिए आपको किसी लेबॉर्ट्री पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई एक्सरे करवाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपको अपनी हाइट मालूम होनी चाहिए और आपको अपना वज़न मालूम होना चाहिए। तो इन दोनों को ऐप्स मौजूद हैं इंटरनेट के ऊपर, आप गूगल भी करेंगे तो वो ऐप्स होंगी, उसके अंदर वो दोनों चीज़ें आपसे पूछेगा और वो विद इन सेकेंड्स आपका BMI कैलकुलेट करके बता देगा। और अगर आपका BMI 18.5 से 23.5 तक अगर है तो आप बिल्कुल नॉर्मल उसमें हैं, लिहाजा परेशान ना हो। अगर कोई आपको दुबला पतला कहता है आप बिल्कुल फिट हैं। लेकिन अगर आप 23 से ऊपर हैं और 30 तक जा रहे हैं, 25 तक हैं, ओवरवेट है, तो फिर आप ओवरवेट हैं, यानी कि नॉर्मल से आपका वेट थोड़ा ज़्यादा है। और अगर आप 25 को क्रॉस कर जाते हैं तो फिर आप ओबीस या जिसे आप मोटापा या फरबापन कहते हैं, आप उसका शिकार हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम ये देखते हैं कि स्टैट्स की तरफ आते हैं। कोई अदाद-ओ-शुमार, आप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं माशाल्लाह, सोसाइटी भी है आपकी एक पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी, कोई लेटेस्ट कॉन्फ्रेंस में कोई ऐसे अदाद-ओ-शुमार पेश हुए हों जिसमें कोई तखमीना लगाया गया हो कि जनाब हमारे मुल्क में ओबेसिटी या ओवरवेट लोगों का तनासुब क्या है, वो कोई है हमारे बिल्कुल पास? जो कुछ लेटेस्ट सर्वेस, कुछ स्टडीज़ हुई हैं जिसमें अगर हम देखें वर्ल्ड ओबेसिटी ऑब्जर्वेटरी एक सोसाइटी है, या हमारी पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी है, पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन, मुख्तलिफ सोसाइटीज़ हैं जो उसके मुताबिक इस वक्त अगर हम जो कट ऑफ मैंने बताया 25 को देखें तो हम 40% पे हैं। हमारी जो पॉपुलेशन है 40% जो है वो ओबेसिटी ओवरवेट का शिकार है। अगर हम साउथ एशियन लिमिट्स पे जाते हैं जो कि हमने 23 का जिक्र किया, तो उसमें हमारी परसेंटेज 58% तक जा रही है, जो कि लोग मोटापे यानी ओबेसिटी से मुतासर हैं। फिर अगर साउथ एशिया में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये मुल्क आ जाएंगे और उनमें सबसे आगे जा रहे हैं हम। उसमें सबसे अनफॉर्चुनेटली लीडिंग में हम हैं, उसके बाद हमारे पास श्रीलंका है, उसके बाद फिर इंडिया आ रहा है। अगर हम आगे जाएं फिर इसके फर्दर क्लासीफाई करें कि ये तो हमने बता दी ओवरऑल शरह, अगर हम देखें तो इसके अंदर जो बस सबसे बड़ी एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है वो ये है कि ये बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा जो शरह इसकी ज़्यादा डेवलप हो रही है, वो स्पेशली बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा शरह पाई जा रही है, फीमेल्स के अंदर शरह बहुत ज़्यादा पाई जा रही है। तो ये इंसिडेंस है, अगर रफ एस्टिमेट दें तो यानी कि हम मोर देन 100 मिलियन जो लोग हैं वो हमारे पाकिस्तान के अंदर ओवरवेट या ओबेसिटी की कैटेगरी में फॉल करते हैं। यानी कि तकरीबन 25 करोड़ में से 1 करोड़ लोग, 10 मिलियन तो इतने ही होंगे ना? नहीं, मैंने कहा 100 मिलियन, तो यानी 10 करोड़ लोग जो हैं, अगर हम 23 के कट ऑफ पे जाते हैं तो हम या ओवरवेट हैं या ओबेसिटी की कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये चीज़ मैं समझने से कासिर हूँ, क्योंकि जब मैंने MBBS किया था तो मोटापा, ब्लड प्रेशर और शुगर, ये बीमारियाँ हम कहते थे अमीरों की बीमारियाँ हैं। लेकिन हमारी अगर आप देखें इकनॉमिक माशी लिहाज से तो ख़त गुरबत से कितनी हमारी पॉपुलेशन नीचे है, और उस मुल्क के अंदर 10 करोड़ लोग का वज़न ज़्यादा है। डायबिटीज़ भी इसी तरह 30% हमारी पॉपुलेशन डायबिटीज़ का शिकार है। तो ये क्या सिलसिला है, कुछ समझने से मैं कासिर हूँ। देखें अर्ली एक तरफ और मोटापा दूसरी तरफ। बेसिकली अर्ली 90s में ये हुआ था कि जब हमारे ये कंसिडर किया जाता था कि ये जो डिज़ीज़ है ये जो है अमीरों की बीमारी है, एक मिथ पाई जाती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बाद हमारा जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज होता गया, हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, हमारी ईटिंग पैटर्न्स, जो खाने पीने की चीज़ें हो गई वो बहुत बुरे होते हो गए, हमारे पास जो रिफाइंड शुगर्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लग गया। तो ये सारे की फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ओबेसिटी हमारे मुल्क में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अर्ली 90s में हमारा जो फिगर था कम्प्लीटली डिफरेंट था। इस वक्त हम 8 to 10 टाइम्स मोर ओबेसिटी की तरफ जा चुके हैं अगर हम पुराने दौर को ख़ुद को कंपेयर करें तो।
तो इसका भाई काफ़ी लम्हा फ़िक्री है ये कि गुर्बत के बावजूद मोटापा और शुगर ब्लड प्रेशर बढ़ता जा रहा है हमारी जी आबादी बिल्कुल। अब में। ये मोटापा इस वक्त जो है ना सिर्फ अमीरों की बीमारी नहीं है, इसने हर क्लास को इन्वॉल्व किया है। वो लोग जिनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है, वो लोग जिनका खाने पीने का स्टाइल हेल्दी नहीं है, तो सारे लोग अब इस वक्त इस मोटापे यानी क्रोनिक डिजीज़ से मुतासर हो रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बच्चों का भी जिक्र किया, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि हमारे बचपन में तो हम शाज़ो नादिर ही कोई होता था बच्चा जो बड़ा बड़ा गुपलू सा बड़ा मोटा सा होता होगा, अदरवाइज सारे बच्चे बड़े फिजिकली एक्टिव होते थे। तो बच्चों में कौन सा एज ग्रुप अब आप देख रहे हैं, आपके ऑब्जर्वेशन में आ रहा है कि वो भी ओबेसिटी का शिकार होता जा रहा है? देखिए, आपने देखा होगा कि हमारे पास एक कॉमन एक ट्रेंड पाया जाता है कि हमेशा माएँ चाहती हैं कि हमारा बच्चा जो है थोड़ा सा हेल्दी हो, वो उसको ओवर ईटिंग कराती हैं, ज़्यादा खिलाती हैं, ताकि ओवर ईट होगा, हेल्दी सा होगा, मोटा सा होगा, खूबसूरत वो लगेगा, जी गुपलू गुपलू से गुबलू सा बच्चे लगेगा। बड़े उस चीज़ लोग को पसंद करने के करते लिए हैं। हम क्या करते हैं, हम बच्चों को ज़्यादा खिलाना पिलाना शुरू कर देते हैं। फिर जब बच्चों की ईटिंग हैबिट इस तरह बढ़ जाती हैं, जब फिर उनकी जाहिर सी बात है, आपको पता है कि स्टमक जाके जब उसकी रीफिलिंग होती है, तो तब जाके उसकी वो स्टेटी जो होती है, भूख वो ख़त्म होती है। जब वो बच्चों में शुरू में आदत बढ़ जाए ना, तो फिर जब 10 साल से आगे बच्चे आते हैं, एडोसेंट की एज में इंटर होते हैं, तो फिर इनके अंदर ईटिंग पैटर्न वही चलते रहे, यानी कि ज़्यादा खाना। ज़्यादा खाना, बैठे बैठे खाना, स्क्रीन का इस्तेमाल ज़्यादा करना, फिज़िकल एक्टिविटी ना होना, ये सारे फैक्टर्स मिलके बच्चों के अंदर बहुत बड़ा एक किरदार अदा कर रहे हैं ओबेसिटी डेवलप करने में। क्योंकि अब आप देखेंगे बच्चे आपको स्क्रीन टाइम पे ज़्यादा मिलेंगे, फ़ोन पे मिलेंगे, गेम्स पे मिलेंगे, उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत लिमिटेड होगी। स्पोर्ट्स तो ख़त्म हो गए स्पोर्ट्स डॉक्टर जब साहब ख़त्म हो बच्चों जाएगा, बच्चों में। फिज़िकल एक्टिविटी कम हो जाएगी, आप जो खा रहे हैं आप उसको यूटिलाइज़ नहीं कर रहे, आपकी जो कैलोरीज़ हैं वो बर्न नहीं हो रही, तो वो फिर फैट की सूरत में आपकी बॉडी में जमा हो रही हैं, और अल्टीमेटली स्पेशली बच्चे और यंग जो एडल्ट आ रहे हैं उनके अंदर ओबेसिटी की शरह ज़्यादा हो रही है। तो आपकी बातों से डॉक्टर साहब नतीजा ये अख़ज़ किया जा सकता है कि ये जितनी हमारी ज़िंदगी में सहल पसंदी आ गई है, जितनी टेक्नोलॉजी एडवांस हुई इन शेप ऑफ गैजेट्स, मोबाइल फ़ोन आ गए, टैब्स आ गए, लैपटॉप्स आ गए, तो उसके असरात अब हमारे सामने नज़र आना शुरू हो गए हैं। जी बिल्कुल। और उस सोने पे सुहागा फिर ये है कि मैं नाम नहीं लेना चाहता उन ऐप्स का, कि जहाँ से आपने जो कुछ भी आपका दिल कर रहा है खाने को, आप जस्ट एक ऑर्डर प्लेस करें और आपके डोर स्टेप के ऊपर खाना आ बिल्कुल। जाएगा। तो ये मेरा ख्याल है कि मुख्तलिफ अवामिल ऐसे हैं कि जो हमारी नई जनरेशन है उसको बड़ी तेज़ी से सफ़र कर रहे हैं। जी और बिल्कुल। फिर जिसे आपने जिक्र किया सिलेक्शन ऑफ फूड, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि नेचुरल ऑर्गेनिक चीज़ें तो हमारे बच्चों को पता ही नहीं है। अब उसको शायद वो जो छली होती है वो इतनी अपील ना करे जितना एक बर्गर अपील करे। तो वो ईटिंग हैबिट्स कैसे चेंज हुए हैं बच्चों के, वो भी ज़रा बताइएगा। ईटिंग हैबिट्स चेंज करने में कुछ किरदार ये चीज़ें हैं ना, और जैसे बिंज हमने ईटिंग भी बहुत करते हैं हाँ, बच्चे। जैसे हमने कहा ना सेडेंटरी लाइफस्टाइल हमारा जो बढ़ रहा है। अब मैं कुछ स्टेट्स पढ़ रहा था, उसमें दिखा रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर जो रिफाइंड शुगर्स हैं, जो फिज़ी ड्रिंक्स हैं, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, उनकी जो सेल है, वो बहुत बढ़ती जा रही है। इसकी वजह यह है कि इजी एक्सेस है आपको रिफाइंड फूड्स को, शुगरी ड्रिंक्स को इजी एक्सेस है, आपको हर जगह जाएं आपको मिल जाएंगी। जैसे आपने जिक्र किया कि फ़ूड आइटम्स पहले हम करते थे, जी हम खुद गए फॉर एग्जांपल कोई चीज़ परचेज़ की, फिर घर आए तो उसमें भी आपकी कैलोरीज बर्न हुई। अब आपने सोफ़े पे बैठे हुए, आपने ऑर्डर दिया, आपका बर्गर, आपका पिज़्ज़ा, आपकी फिज़ी ड्रिंक्स हो घर पे डिलीवर हुई, आपने ली, फिर सोफ़े पे बैठे, फिर आपने वहीं पे खा ली, और वहीं पे आप टीवी देखते रहे या कोई सोशल मीडिया यूज़ करते रहे, आपने कैलोरीज़ को बर्न ही नहीं किया। जब बर्न नहीं किया तो आपके अंदर स्टोर होती गई, जब स्टोर होती गई तो वो फैट की सूरत लेके गई, और अल्टीमेटली आपकी ओबेसिटी की शक्ल अख्तियार की। तो चीज़ों का ईजी एक्सेस होना, फिज़िकल एक्टिविटी ना होना, और ये जो चीज़ें हैं ये बहुत बड़ा फैक्टर बन रही हैं ओबेसिटी के लिए। जी आजकल तो वो जो हमारी जेन ज़ी है, नई जनरेशन है, उसका तो टिपिकल सा स्टाइल होता है जी, यहाँ पर ईयरपॉड्स लगाए होते हैं, सामने टैब या वो खुला हुआ है, ऑनलाइन गेम हो रही है, सोफ़े के ऊपर टेक लगा कर लेटे हुए हैं, और माँ ने खाना ला कर रखा है तो वो भी साइड टेबल पर पड़ा हुआ है, बच्चा खाए भी जा रहा है और ना गेम भी खेले जा रहे हैं, और घंटों स्क्रीन टाइम बढ़ गया। इवन के जो हमारे ऑर्थोपेडिक्स के डॉक्टर साहब जो दोस्त आते हैं बड़े लम्हे फ़िक्र है नाजरीन कि एक नई मेडिकल की इस्तिलाह जो है वो इंट्रोड्यूस हुई है, जिसे टेक्स्ट नेक सिंड्रोम कहते हैं। यानी कि बच्चा हर वक्त मोबाइल की तरफ देख देख कर ये जो हमारे मोहरे होते हैं गर्दन के, वो टेढ़े होने शुरू हो गए हैं कि बच्चे की गर्दन ही नीचे की तरफ जाना शुरू हो गई है। तो हमारे ऑर्थोपेडिक्स के दोस्त इसको टेक्स्ट नेक सिंड्रोम, ये एक बाकायदा क्लिनिकल एंटिटी के तौर पर हमारी नई जनरेशन में आना शुरू हो गई है कि स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा बढ़ गया है। और साथ बीइंग एन एंडोक्रिनोलॉजिस्ट जो आपने इंडोर्स किया कि इन्हीं लाइफस्टाइल्स की वजह से बच्चों में मोटापा जो है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, कई बीमारियां जिनमें मरूसियत भी होती है, जिस तरह ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गई,
ये नस्ल भी चल रही होती हैं, ख़ानदानों में उसमें चल रही होती हैं। तो मोटापे के केस में आप क्या कहेंगे, इसका कोई जेनेटिक कंपोनेंट है कि जिस फैमिली में सब लोग ही मोटे ताज़े आ रहे हों तो वो बच्चे भी बाउंड है कि वो भी मोटे ताज़े होंगे, या वो ख़ुद को कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए, ओबेसिटी के ना मुख्तलिफ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिसमें सबसे पहले जेनेटिक्स का एक बड़ा किरदार होता है। जेनेटिक्स के बाद दूसरे फैक्टर्स आते हैं, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कैसी है। नंबर 3 पे आता है कि आपका ईटिंग पैटर्न कैसा है। नंबर 4 पे चीज़ें आती हैं कि आपका स्लीप पैटर्न कैसा है। नंबर 5 पे है कि आपका स्ट्रेस लेवल कैसा है। ये सारे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से अल्टीमेटली ओबेसिटी डेवलप होती है। तो बिल्कुल जेनेटिक फैक्टर्स मौजूद हैं, ये चीज़ें आपकी जीन्स में चलती हैं। अगर आपकी फैमिली में देखें, आपको नज़र आ रहा है कि ओबेसिटी ट्रेंड चल रहा है, तो आप उस चीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब प्रिवेंट कैसे करना है? अपनी डाइट को कंट्रोल करना है, अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी बढ़ानी है, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना है, कैलोरीज़ को अपनी को बर्न करना है, ठीक है। तो अगर ये चीज़ें आप अर्ली अडॉप्ट कर लेते हैं तो बीइंग ए जेनेटिक ओरिजिन आप उस सूरत में भी अपने अंदर मोटापे को डिले कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इन फैक्टर्स को अगर आप अर्ली एड्रेस कर लें तो आप इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। तो इसका मतलब है मोटापे के हवाले से डॉक्टर साहब, नतीजा आपकी बात से, गुफ्तगू से जो मैं ये निकाल सका हूँ वो ये कि दो चीज़ें हैं। एक है मॉडिफाइबल फैक्टर्स जो हमारे इख्तियार में हैं, जिन्हें हम तब्दील कर सकते हैं। दूसरे हैं नॉन मॉडिफाइबल जो हमारे इख्तियार से बाहर हैं। अब जेनेटिक्स या जीन्स जो हैं वो तो हमारे इख्तियार से बाहर हैं, जीन तो आया हुआ है। तो इट मीन्स कि ऐसी फैमिलीज़ जिनके ख़ानदान में सब लोग ही मोटे ताज़े रहे हों, ओबीस रहे हों, तो जेनेटिक ये जो मॉडिफाइबल फैक्टर है वो अनमॉडिफाइबल, ये तो वहाँ पर मौजूद है। लेकिन जो मॉडिफाइबल या जो आपके इख्तियार में वामिल हैं, अगर वो बच्चे के अंदर वो उन फैक्टर्स को अगर ना आने दें तो इसका मतलब है कि वो बच्चा एक नॉर्मल वेट के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। इसी तरह ही है जी बिल्कुल। देखिए, मॉडिफाइड फैक्टर्स में जो हम जीन चलें, जेनेटिक्स तो नॉन मॉडिफाइड फैक्टर्स में आ गया, उसको हम नहीं कर सकते चेंज। नंबर उसके बाद अगर जो चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं, जिसमें हमारी डाइट है, हम डाइट को मॉडिफाई कर सकते हैं, ये मॉडिफाइबल फैक्टर है। हम फिज़िकल एक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, ये भी मॉडिफाइबल फैक्टर है। इसी तरह हम अगर अपनी जो इनटेक है कैलोरीज़ का, उसको यूटिलाइज़ करें, इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। स्लीप पैटर्न्स को हम इम्प्रूव करें तो उसके साथ भी अपनी आप ओबेसिटी के मॉडिफाइड फैक्टर है। उसके अलावा बिहेवियरल थेरेपीज़ हैं। ये 4-5 अवामिल हैं जिसको हम मॉडिफाई करके इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप जेनेटिक मेकअप में आपकी ओबेसिटी बेशक मौजूद हो, लेकिन ये फैक्टर्स आपको हेल्प करेंगे। जी। नाज़रीन, डॉक्टर अहमद अली वसान साहब के साथ ओबेसिटी के ऊपर प्रोग्राम जारी है। वक्त हुआ छोटे से वक्फे का। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा डॉक्टर अहमद, एक और चीज़ बताइएगा जो बड़ी कॉमन देखने में आई है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े दुबले पतले होते हैं, स्मार्ट होते हैं आपकी तरह, और जो मर्ज़ी खाएं उनका वेट नहीं बढ़ता। और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ही मोटे होते हैं और वो हर तरह का परहेज़ करते हैं, और बकौल उनके कि हम पानी भी पी लें तो हमें पानी में लग जाता है और हमारा वज़न बढ़ जाता है। तो ये मतलब दो इंसानों के दरमियान ये तज़ाद जो है ये किस वजह से होता है? बीइंग एन एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, इसके ऊपर रोशनी डालिएगा। अच्छा, देखिए, मैंने पहले जिक्र किया ना, जैसे हम ओबेसिटी को डायग्नोज करने के लिए BMI यूज़ करते हैं, उसके साथ साथ हम वेस्ट सरकमफ्रेंस भी यूज़ करते हैं, ठीक है। बाज़ों का कुछ लोगों के अंदर सेंट्रल ओबेसिटी ज़्यादा होती है, तो सेंट्रल ओबेसिटी प्रोन होती है इन चीज़ों को डेवलप कराने में, इनका फैक्टर्स होता है। इसके अलावा अगर कोई बंदा कह रहा है कि मेरा ईटिंग पैटर्न भी हेल्दी है, मेरी फ़िज़िकल एक्टिविटी भी है, उसके बावजूद अगर उसका वज़न बढ़ रहा है, तो फिर हमें बाकी कॉजेज़ को देखना पड़ेगा। जैसे कुछ डिजीज़ होती हैं, बीमारियां होती हैं जिसके अंदर हाइपोथायरॉयडिज़म होता है, थायराइड की डिज़ीज़ होती है, उसमें भी आपका वेट गेन होता है। कुशिंग डिज़ीज़ होती है जिसमें आपकी बॉडी की हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं, उसमें वज़न बढ़ता है। अगर आपको स्ट्रेस का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है तो स्ट्रेस हार्मोन्स बॉडी में रिलीज़ होते हैं, कम खाने के बावजूद भी आपका वज़न बढ़ता है। इसीलिए आपकी उसके अलावा
अगर आपको कोई साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स चल रहे हैं तो उसके साथ भी आपका वेट बढ़ता जाता है। अगर आपका पेशेंट, आपका बंदा, कोई मिलने वाला दोस्त या कोई इस चीज़ को कह रहा है कि मैं कम खा रहा हूँ, मैं वॉक भी कर रहा हूँ, फिर भी मेरा वज़न बढ़ रहा है, तो फिर हमें बाकी फैक्टर्स को भी कंसिडर करना पड़ेगा। कहीं हम ऐसी कोई चीज़ तो नहीं मिस कर रहे कि जिसकी वजह से उनका वज़न बढ़ता जा रहा है, तो फिर हमें जो बाकी अवामिल रीज़न्स हैं उनको भी कंसिडर करना पड़ेगा। और वो जो साहब हैं जो जिनका वज़न जो मर्ज़ी खा लें बिल्कुल नॉर्मल रहता है, उनके बारे में क्या है? उनका कोई मेटाबॉलिज्म का चक्कर होता है कि हाँ, फ़र्क होता है, क्या उनके चीज़ अंदर होता है उनके उनका? अंदर देखें चीज़ें होती हैं। अगर आप इनटेक कर रहे हैं ना, उसके बाद अगर आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो एक्टिव है, प्रॉपरली कंट्रोल कर रहा है, और आपने इनटेक इतना अच्छा लिया है और उसके बाद आपने उतना कैलोरीज को बर्न आउट भी किया है ना। एक बंदा खा भी रहा है लेकिन वो उसको यूटिलाइज़ कर रहा है, जैसे कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहा है, कोई रनिंग कर रहा है, इस तरह की चीज़ें अगर वो कर रहा है तो वो अपनी कैलोरीज को बर्न आउट कर रहा है। एक और डिज़ीज़ भी होती है, समटाइम्स हम बहुत लेट डायग्नोज करते हैं, थायराइड की होती है। उसमें लोग बहुत खाते हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अनइंटेंशनल वेट लॉस के साथ आते हैं। वो कहते हैं डॉक्टर साहब हम बहुत खा रहे हैं, भूख भी लग और रही है, वज़न कम है लेकिन हमारा। वज़न दिन ब दिन कम हो रहा है। अगर ऐसा कोई पेशेंट ऐसे सिम्टम्स के साथ आ रहा है तो ये हाइपर एक्टिविटी होती है, हाइपर मेटाबॉलिज्म होता है। फिर उसके लिए हमें थायराइड का डिसऑर्डर है जिसको हम हाइपर थायराइडिज्म बोलते हैं। फिर उसको हमें रूल आउट करना पड़ता है कि इतनी अच्छी भूख होने के बावजूद भी वज़न क्यों कम हो रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चियों के हवाले से अगर बात करें तो टीनेज कई ऐसी लड़कियां देखने में आती हैं जिनका बहुत ज़्यादा वेट एबनॉर्मल हद तक बड़ा होता है उनकी एज के हिसाब से, और दूसरा उनके चेहरे के ऊपर भी बाल बहुत बकसरत जो है वो बाल निकले होते हैं, जिससे लगता है कि कोई डिजीज़ प्रोसेस चल रहा है। तो लड़कियों के हवाले से वो कौन सी ऐसा मतलब हार्मोनल कोई चेंजेस या कोई बीमारी होती है कि जो ये लड़कियां इतने ज़्यादा ओवरवेट भी होती हैं और चेहरे के ऊपर बाल भी आ जाते हैं जिनके? जी, जैसे मैंने पहले भी ज़िक्र किया कि ख़वातीन के अंदर ये शरह बहुत ज़्यादा पाई जा रही है। अब इसकी जो वजह है, अगर यंग फीमेल्स हैं, टीन एजेस में आ रही हैं, उनका वज़न बहुत ज़्यादा है, तो आपकी बॉडी में हाइपर इंसुलिनीमिया कंडीशन होती है जिसमें इंसुलिन को रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। तो आपकी जो बॉडी की इंसुलिन है वो इफ़ेक्टिव नहीं हो पाती। तो जब इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाए तो उस बॉडी में कुछ चेंजेस आ जाती हैं। जब चेंजेस आ जाएँ तो बॉडी के हार्मोन चेंज हो जाते हैं। तो फीमेल्स में भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का अमल दखल बढ़ जाता है। जब उस चीज़ का अमल दखल बढ़ जाए, हाइपर एंड्रोजिनिज्म हम उसको वर्ड यूज़ करते हैं, या उसके साथ हाइपर इंसुलिनीमिया की कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो एक डिजीज़ है जिसको हम कहते हैं PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये एक सिंड्रोम है जिसमें मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, जिसमें वेट हो, वज़न का बढ़ना, फीमेल्स के अंदर माहवारी का बेतरतीब हो जाना या लेट आना, चेहरे पे जिस्म पे बालों का ज़्यादा होना, हिर्सुटिज़म जिसको मेडिकली बोलते हैं, और प्री डायबिटीज़ या इम्पेयर्ड ग्लूकोज होना, ये सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं यंग फीमेल्स के अंदर। बाज़ औक़ात हम बहुत ज़्यादा OPD में देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारी पेशेंट्स आती हैं जिनको फर्टिलिटी के इश्यूज़ होते हैं आफ्टर मैरिज। शादी के बाद फर्टिलिटी के बहुत इश्यूज़ होते हैं। जब हम उनके अंदर वर्कआउट करते हैं तो फिर हार्मोन इम्बैलेंस आता है, और अल्टीमेटली हम उनकी जब डायग्नोसिस करते हैं तो वो PCOS होती है जिसको हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं। फिर उसकी मैनेजमेंट में भी देखें, ओबेसिटी को मैनेज करना है, वेट को कंट्रोल करना है। वंस यू लूज़ योर वेट, आप अपने वज़न को कंट्रोल करते हैं तो यू कैन रिवर्स मल्टीपल थिंग्स। तो आप बहुत सारी चीज़ों को रिवर्स कर सकते हैं। आपकी हिस्टोटिज़म इंप्रूव कर सकती है, आपकी प्री डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है, आपकी फर्टिलिटी रिस्टोर हो सकती है। तो ये सारे बेनिफिट्स आ जाते हैं जब हम वेट लॉस करते हैं। तो उस कंडीशन के अंदर भी वेट लॉस का बड़ा किरदार होता है। तो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जो है वो बासानी काबिल इलाज एक चीज़ है जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली वो चेहरे के बाल भी ख़त्म हो जाएंगे, और वो जो मोटापा है वो दूसरी तरह का मोटापा नहीं है, वो मोटापा भी कंट्रोल में आ जाएगा। इसी तरह ही है ना, जब हार्मोन्स को आपने नॉर्मलाइज कर दिया पॉलीसिस्टिक ओवरीज का इलाज करके, तो फिर दोनों चीज़ें नॉर्मल के ऊपर आ जाएंगी। जी बिल्कुल, पॉलीसिस्टिक में हमने सबसे पहले तो वेट लॉस करना है। वेट लॉस होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगी तो बाकी फैक्टर्स भी आपके रिवर्स हो जाएंगे और आपका जो हार्मोन इम्बैलेंस है वो भी रिस्टोर हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, सादा अल्फाज में तो ये है, मोटापा ये है कि हमने जितनी कैलोरीज हमें ज़रूरत थी हमने उससे ज़्यादा ले ली और उतना हमने इस्तेमाल नहीं किया, तो वो फिर एक्स्ट्रा कैलोरीज जो हमने खाई हुई हैं वो चर्बी की शक्ल में हमारे जिस्म में जमा हो गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो चर्बी कहाँ पर जाके डिपॉजिट होगी। आपने एक वर्ड बोला सेंट्रल ओबेसिटी, तो मैं चाहूँगा कि नाज़रीन को ये भी बताइए कि जो चर्बी फालतू होती है वो जिस्म के कौन कौन से हिस्सों में जमा हो सकती है, और हमारा जो पार्ट ऑफ वर्ल्ड है पाकिस्तान के लोगों में
वो किस जगह के ऊपर ज़्यादा टेंडेंसी है जमा होने की और वो क्यों ज़्यादा ख़तरनाक होती है? जी, लेकिन जब हम कैलोरीज को इंटेक करते हैं, कुछ बर्न करते हैं, कुछ स्टोर होती हैं फैट की सूरत में, तो जो फैट है वो हमारी बॉडी में दो जगहों पे जमा होता है। एक सेंट्रल ओबेसिटी होती है, एक पेरिफेरल होती है। जो सेंट्रल ओबेसिटी होती है वो आपका जो टमी बढ़ जाता है, बेसिकली पेट बाहर निकल आता है। उसके अंदर क्या होता है, आपके इंटेस्टाइन पे फैट जमा हो गया, आपके लिवर पे फैट जमा हो गया, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस आ गई। तो ये जो सेंट्रल बेली वाला जो फैट है ना, ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होता है। ये प्रोन होता है मल्टीपल डिजीज़ के लिए, दिल की बीमारियां, हार्ट डिजीज़ हो गई, डायबिटीज़, ज़ियाबितस को बढ़ाता है, स्ट्रोक, फालिज का ख़तरा, मल्टीपल कैंसर का रिस्क, ये सारे फैक्टर्स आपके बढ़ते हैं जब आपकी सेंट्रल ओबेसिटी हो। इवन एडवांस अगर डिजीज़ हो जाए तो हमारे लिवर को भी मुतासिर कर सकती है और जाके लिवर फेलियर का कॉज भी बन सकती है। दूसरी होती है जो पेरिफेरल फैट जमा होता है, वो इतना हार्मफुल नहीं होता जितना सेंट्रल जो फैट है वो हार्मफुल होता है, जो कि अल्टीमेटली हमारी बेली जो टमी है, पेट बाहर निकल आता है, उसकी सूरत में जन्म लेता है। वो मोर डेंजरस है, ज़्यादा डेंजरस है। और अनफॉर्चुनेटली अगर हम देखें तो साउथ एशियंस में 68% हम पाकिस्तानी हैं जिनके अंदर सेंट्रल ओबेसिटी पाई जाती है। इधर भी हम ऊपर इधर भी हम इस चीज़ में अगर देखें तो हम रैंक में बहुत आगे जा रहे हैं कि हमारे लोगों के अंदर सेंट्रल ओबेसिटी की शरह बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पेरिफेरल ओबेसिटी। वही डॉक्टर साहब हैरानगी होती है कि पाकिस्तान में मतलब उस शख्स का वेट भी करेंगे, वेट भी शायद नॉर्मल हो, लेकिन होता क्या है, बाजू पतले पतले हैं, टांगे पतली पतली हैं और पेट निकला हुआ है। तो ये सेंट्रल ओबेसिटी आप बता रहे हैं कि ये ज़्यादा ख़तरनाक है। अच्छा, एक तो हो गया कि वो पेट के अंदर चर्बी जमा हो गई, दूसरी कहाँ पर जमा हो सकती है, जो कि दूसरी जो रेसेस हैं जिनमें आप देखते हैं कि उधर जमा होती है तो वो कम नुकसानदेह होती है? देखें, अगर आपकी पेरिफेरल यानी आपकी आर्म्स और थाइज, लेग्स में जो चर्बी जमा हो रही है जिसको हम सबक्यूटेनियस फैट कहते हैं, या जल्द के नीचे जो चर्बी वो जमा जो हो जल्द जाती के है, नीचे जमा होती है, हम वो इतनी उसको खतरनाक वो नहीं है। हार्मफुल नहीं होती। जो हार्मफुल होती है वो विसरल ओबेसिटी होती है, यानी जो आपके आर्गन्स हैं, आज़ा हैं जिस्म के अंदर, सेंट्रल में, पेट में, उनके अंदर जो जमा हो रही है चर्बी, वो ज़्यादा ख़तरनाक साबित होती है और मुख्तलिफ़ बीमारियों को जन्म देती है। एक स्टडी में तो ये भी बताया गया कि मोर देन 200 से ज़्यादा बीमारियां इस ओबेसिटी के साथ जन्म ले सकती हैं। 200 से ज़्यादा? यस। तो कुछ चीदा कुछ बीमारियों को अगर हम बता भी सबसे दें। बड़ी बीमारियों के नाम लें, सबसे पहले आती है डायबिटीज़ यानी ज़ियाबितस का होना, टाइप 2 डायबिटीज़ स्पेशली। नंबर 2 पे हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना। नंबर 3 पे हाइपरलिपिडीमिया, आपकी बॉडी के जो कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। नंबर 4 पे कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, दिल की बीमारियां। नंबर 5 पे सेरिब्रल वास्कुलर स्ट्रोक, फालिज का बढ़ जाना। नंबर 5 पे आता है ओस्टियोआर्थराइटिस, घुटनों का ख़राब हो जाना, जोड़ों की बीमारियों का जन्म तो लेना। घुटने क्यों ख़राब हो जाते हैं डॉक्टर जब साहब? आपका वजन क्योंकि देखें तो घुटने मतलब आपके, चर्बी तो आपकी लेकिन ऊपर है। देखें जो घुटने वो वेट बियरिंग एजेंट्स होते हैं ना, वो वज़न वो ही बर्दाश्त अच्छा, करते हमारे हैं। पूरे जिस्म जब का आपका वजन जो वज़न है बढ़ता है वो तो घुटनों घुटनों के में ऊपर वज़न है। ज़्यादा बढ़ता है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है। इसके अलावा एक और डिजीज़ होती है जिसको हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। आपने देखा होगा मोटे लोग रात को खराटे बहुत ज़्यादा लेते हैं, सोते वक्त उनको सांस का मसला आता है। ये भी ओबेसिटी यानी मोटापे का एक रीज़न होता है। इसके अलावा मल्टीपल कैंसर्स हैं जो कि इसका बायस बन सकते हैं। और इसके अलावा जो एक और लीडिंग डिजीज़ है जिसको हम कहते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, या उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक एसिडोटिक लिवर डिजीज़ होती है, मैसल जिसको बोलते हैं, वो भी आपकी सेंट्रल ओबेसिटी की वजह से बढ़ती है। तो इस तरह बहुत सारी बीमारियां हैं जो इसकी वजह से जन्म ले सकती हैं। ये जो हमने डिस्कस की, ये 8 से 10 जो मेजर डिजीज़ हैं जो आपको आम नज़र आएंगे। तो डॉक्टर साहब चलें, फालिज तो पब्लिक को भी पता है कि फालिज कितनी ख़तरनाक चीज़ है। हार्ट अटैक का आपने बताया जी, कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है जिसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो सकती है, जिसके नतीजे में नाज़रीन दिल का दौरा भी पड़ सकता है। वो भी आपको पता है कि कितना ख़तरनाक चीज़ होती है। मैं चाहूँगा कि जो फैटी लिवर डिजीज़ है इसको थोड़ा सा आप एलैबोरेट करें कि इसमें जिगर के ऊपर क्या मनफी असरात हो रहे होते हैं और उसकी रेपरकशन या उसकी क्या जानलेवा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हाँ, हैं। देखिए ये बहुत बड़ी के लीडिंग डिजीज़ है जिससे मैंने डिस्कस किया, जिसके पहले हम इसको बोलते थे नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। अब रिसेंटली जो सोसाइटीज़ हैं उनको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। अब इनको उन्होंने मैसल्ड का नाम दे दिया है, MASLD, यानी मेटाबॉलिक जो एसिडिक लिवर हेपेटाइटिस होती है, जिसके ऊपर ये होता है कि आपके जिगर के ऊपर विसरल फैट जमा होता है। जब चर्बी जिगर के ऊपर जमा होती जाती है तो उसके नतीजे में इंसुलिन रेजिस्टेंस भी जन्म लेती है। जब ये चर्बी लंबे अरसे के लिए आपके लिवर के ऊपर रहे तो ये एक लिवर की डिजीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं सेरोटिक लिवर, यानी आपका जो जिगर है वो सिकुड़ना शुरू कर जाता है, उसका जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। जब ये एडवांस हो जाए लिवर डिजीज़ तो अल्टीमेटली लिवर फेलियर को भी जन्म दे सकती है। आपका जिगर काम करना छोड़ जाएगा,
अल्टीमेटली अगर उसके अलावा लिवर कैंसर, हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा, जो कैंसर। जिगर का सरतान है, कैंसर है, ये मोटापा जो विसरल फैट है लिवर के ऊपर जमा हो रहा है, जिगर पे चर्बी जमा हो रही है, तो वो इन बीमारियों को भी जन्म दे सकती है। अगर हम अर्ली अपने फैट लिवर को ख़त्म करें तो हम बहुत सारी बीमारियों को रिवर्स भी कर सकते हैं, डिले भी कर सकते हैं। तो ये की फैक्टर है जो आपका फैटी लिवर है, जो जिगर पे चर्बी है, ये मेन स्टोर है आपका, जो कि बहुत हार्मफुल डिजीज़ को, डेंजरस डिजीज़ को जन्म दे सकता है। जी नाज़रीन, ये बहुत अहम है कि अगर वज़न की ज़्यादती सिर्फ देखने में ही बुरी नहीं लगती, बल्कि उसके बहुत ही मनफी असरात पूरे हमारे जिस्म के जो अज़ाए रईसा हम कह सकते हैं उनको, जो हमारे मतलब लाइफ सेविंग जिनकी बुनियाद के ऊपर आपकी ज़िंदगी कायम है, वो भी मुतासर हो सकते हैं। मसलन उसमें ये सेरिब्रल अगर वेसल्स के अंदर मसला पड़ जाए तो फालिज हो गया, फालिज के नतीजे में भी डेथ या डिसेबिलिटी, माजूरीपन हो सकता है। उसके अलावा दिल के तरफ आएँ तो दिल की शरियानों में कोई मसले मसाइल हो गए तो फिर हार्ट अटैक है, उसके नतीजे में भी काफ़ी अमवात पाकिस्तान में होती हैं। और थर्ड शायद जिसका आपको कम लोगों को पता होगा वो ये कि जो ओबीस लोग हैं उसमें चर्बी इतनी ज़्यादा होती है कि वो जिगर को भी अपने लपेट में ले लेती है, जिसकी वजह से एक्सट्रीम केसेस में जिगर अपना काम करना छोड़ देता है, सुकड़ जाता है, पेट में पानी पड़ जाता है और गशी के दौरे और हत्ता के मरीज़ की मौत भी वाक़या हो सकती है। तो ओबेसिटी जो है उसको, या मोटापा जो है उसको इतना लाइट ना लें कि ये सिर्फ देखने में बुरा लगता है। ये 200 किस्म की, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बीमारियों का नाम बताया, उसमें से चीज़ा पर हमने बात की, 200 के करीब ऐसी बीमारियां जो कि डायरेक्टली मोटापे से रिलेटेड हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तरीक़ेकार जो हमारे रिकन्स्ट्रक्टिव या प्लास्टिक सर्जन भी यूज़ करते हैं, एस्थेटिक डर्माटोलॉजिस्ट भी यूज़ करते हैं, लाइपोसक्शन में वो जो फालतू चर्बी है वो निकाल लेते हैं। तो वो ज़रा नाज़रीन को बताइएगा कि क्या पेट के अंदरूनी चर्बी भी उस तरीके से निकाली जा सकती है, या वो प्रोसीजर किस तरह के लोगों के लिए बेनिफिशियल होता है? देखें, जैसे अगर हम मेडिकल मैनेजमेंट पे आए ना, तो जब भी आप ओबेसिटी को मैनेज करेंगे उसके स्टेप वाइज मैनेजमेंट होती है। सबसे पहली मैनेजमेंट होती है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, ज़िंदगी में बदलाव लाना है, जो कि बहुत मुश्किल काम है हम लोगों के लिए। अपने लाइफ स्टाइल में अपनी डाइट को, खाने पीने को चेंज करना है, अपनी लाइफ में फ़िज़िकल एक्टिविटी को शामिल करना है। जब आपने ये 2 फैक्टर्स कर लिए, उसके बाद मेडिकल थेरेपी आती है। अगर आप मेडिकल थेरेपी फेल होती है, उसके बाद हमारे पास सर्जिकल ऑप्शंस मौजूद हैं। और दूसरा ये भी है, उसमें बैरिएट्रिक सर्जरीज़ होती हैं मुख्तलिफ़ किस्म की। इसके अलावा कुछ जगह पे लाइपोसक्शंस भी की जाती हैं कि जी हम पेट की चर्बी को रिमूव कर देते हैं। लेकिन देखो उसका एक इम्पैक्ट रहता है, वो कॉस्मेटिकली तो अच्छी लगती है आपको जब आपकी लाइपोसक्शन की जाती है, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ चर्बी जो है, मैंने कहा विसरा पे रह जाती है, उस चर्बी को भी सेटल करना है, जो आगे जाके बीमारियों को जन्म दे सकती है। यानी कि लाइपोसक्शन में आप सिर्फ जिल्द के नीचे वाली चर्बी को रिमूव कर उसको रिमूव करते हैं, तो अंदर वाली चर्बी वो रह जाती है, नहीं होती, तो वो कॉस्मेटिकली आपको बेनिफिट होगा। लेकिन अल्टीमेटली आप चाहते हैं कि आपको प्रॉपर बेनिफिट हो, लॉन्ग स्टैंडिंग बेनिफिट हो, तो उसमें आपने स्टेप वाइज अप्रोच करनी है। जैसे मैंने कहा, अगर हमारा BMI 30 तक है तो हम डाइट के साथ जाएंगे, फिजिकल एक्टिविटी के साथ जाएंगे। अगर कोई डिजीज़ साथ जन्म लेती है, जैसे डायबिटीज़ हो गई, हाइपरटेंशन हो गई, तो फिर हमारे पास ड्रग, कुछ दवाइयाँ मौजूद हैं जो कि वेट लॉस में यूज़ होती हैं। उसके बाद हम बैरिएट्रिक सर्जरी के पास जाते हैं, जिसमें मुख्तलिफ प्रोसेस होते हैं, जिसमें आपके स्टमक को काट के छोटा किया जाता है, बाईपास किया जाता है। तो काट इसलिए देते हैं ताकि आपको भूख ही ना लगे, तो आपको उसके साथ, यानी कि अगर नॉर्मल बंदे की भूख खत्म होती है 2 रोटियां खाकर, तो बैरिएट्रिक सर्जरी में मैदे के साइज छोटा कर देते हैं, आधी रोटी में पेट भर जाएगा, तो आप ज़्यादा खाएंगे नहीं, तो कैलोरीज स्टोर नहीं होगी, तो फिर उसका, लेकिन वो भी आप डायरेक्ट में हो रही है बैरिएट्रिक सर्जरी। यस, लेकिन आप डायरेक्ट बैरिएट्रिक सर्जरी पे नहीं जाते। बैरिएट्रिक सर्जरी के लिए जो प्योर रिकमेंडेशंस हैं, आपका BMI मोर देन 35 है, आपने हर दवाई ट्राई कर ली, लाइफ स्टाइल भी ट्राई कर लिया, फिर भी वेट कम नहीं हो रहा, फिर बैरिएट्रिक सर्जरी जाएँ। अगर आपका BMI मोर देन 40 है तो आप डायरेक्टली बैरिएट्रिक सर्जरी के लिए जा सकते हैं। ये रिकमेंडेड है और गाइडलाइंस की रिकमेंडेशंस हैं इसके बारे में। तो पाकिस्तान में बिल्कुल मौजूद है, मुख्तलिफ़ किस्म की बैरिएट्रिक सर्जरीज हैं पाकिस्तान के अंदर। जो अगर हम आज इस्लामाबाद में बैठे, हम इस्लामाबाद की बात करें, तो यहाँ पे भी ये सर्विस मुख्तलिफ़ जगहों पे मौजूद है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में भी कॉमन है, बैरिएट्रिक सर्जरीज मौजूद हैं, जिनके जो दूर फ़वाइद हासिल हो सकते हैं, लॉन्ग स्टैंडिंग बेनिफिट्स होते हैं। लेकिन डायरेक्ट बैरिएट्रिक सर्जरी हम कभी भी रिकमेंड नहीं करते, स्टेप वाइज अप्रोच होती है। यानी कि पहले तर्ज ज़िंदगी में तब्दीली, अद्वियात, एक्सरसाइज, अगर ये तीनों मिलके मोटापा कम कर लें तो फाइन, कुछ भी ज़रूरत नहीं है।
लेकिन अगर ये बिल्कुल ही तमाम तदबीरें नाकाम हो जाएं तो फिर बैरिएट्रिक तो सर्जरी उस सूरत में ऑप्शन फिर हम बैरिएट्रिक सर्जरी, और पाकिस्तान में ये सहूलत अवेलेबल है। अवेलेबल है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ओबेसिटी एंड डायबिटीज़ गो हैंड इन हैंड, यहाँ तक कि आपकी अपने जो एंडोक्राइनोलॉजी के इस वक्त इंटरनेशनली भी आप भी आई एम श्योर कि उस टर्म से मुतारिफ होंगे। एक नई टर्म ईजाद हुई है डायबिटी, कि डायबिटीज़ और ओबेसिटी का चोली दामन का साथ है। वो भी ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा कि एक 20% जो है उसमें डायबिटीज़ क्यों हो सकती है, और ऑन द अदर वे अगर कोई डायबिटिक है तो उसमें ओबेसिटी किस तरह से एक दूसरे को मतलब कॉम्प्लीमेंट कर रही होती हैं। देखिए डायबिटीज़ की भी ना बहुत सारी इकसाम होती हैं, लेकिन जो कॉमन टाइप्स है उसमें टाइप 1 है, टाइप 2 है और गेस्टेशनरी डायबिटीज़ है। जो टाइप 2 डायबिटीज़ है जिसका बिल्कुल चोली दामन का ताल्लुक है ओबेसिटी के साथ, जब मोटापा होता है, मैंने पहले भी डिस्कस किया, तो आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होती है। जब आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होती है तो उसके बाद आपकी जो ब्लड शुगर्स हैं वो हर वक्त बढ़ना शुरू कर जाती हैं। जब एक सर्टेन लिमिट होती है उसे बढ़ना शुरू हो जाए तो फिर आपके अंदर टाइप 2 डायबिटीज़ का जन्म होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो आना शुरू हो जाती है, तो उसके बाद ये इसका ताल्लुक जो है ना कंटिन्यू रहता है। अगर आप टाइप 1 डायबिटीज़ की बात करें, आप गेस्टेशनरी डायबिटीज़ की बात करें, तो गेस्टेशन का ताल्लुक बिल्कुल ओबेसिटी के साथ मौजूद है। टाइप 1 एक ऑटो इम्यून फिनोमेना होता है, उसका फिर ओबेसिटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ सबसे ज़्यादा पाई जाती है, मोर देन 90% जो केसेस हैं वो टाइप 2 डायबिटीज़ के हैं। तो उसके अंदर अगर आपकी ओबेसिटी है तो रेजिस्टेंस डेवलप होती है, रेजिस्टेंस होती है तो हाइपरग्लाइसीमिया होता है, हाइपरग्लाइसीमिया होता है तो डायबिटीज़ जन्म लेती है। तो इसी तरह ओबेसिटी का टाइप 2 डायबिटीज़ के साथ गहरा ताल्लुक है, साथ इंटरलिंक्ड है। और अगर एक मरीज के अंदर दोनों चीज़ें इकट्ठी हो जाएं तो ज़्यादा खतरनाक। अगर किसी के अंदर ओबेसिटी भी है ना तो वो डायबिटीज़ को प्रोन है। अगर किसी के अंदर मोटापा मौजूद है तो उसके अंदर डायबिटीज़ होने का ख़तरा बाकी लोगों से ज़्यादा मौजूद होता है, स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज़ का। जी नाज़रीन, डॉक्टर अहमद अली वसान के साथ गुफ्तगू जारी रहेगी। वक्त है छोटे से वक्फे का। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा डॉक्टर अहमद, अब बताइएगा कि एक और टर्म जिससे लोग अब मुतारिफ होना शुरू हो गए हैं, उनको पता चलना शुरू हो गया है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम। वो क्या चीज़ होती है, किस बला का नाम है? देखिए मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी एक समझें कि क्रोनिक डिजीज़ एक सिंड्रोम है जिसके अंदर मल्टीपल डिजीज़ मौजूद होती है। अब हम कुछ क्राइटेरियाज़ के हिसाब से इनको डायग्नोस करते हैं, तो अमूमन कहते हैं कि 3 से 4 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है जब आप किसी को भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम में लेबल करते हैं। उसमें ओबेसिटी आती है, आपका वेस्ट सर्कमफ्रेंस या BMI की तरह ओबेसिटी को हम ऐड करते हैं। नंबर 2 पे आपके लिपिड्स, जो हम फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल परफॉर्म करते हैं, उसके अंदर आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल अगर मोर देन 150 मिलीग्राम तो एक फैक्टर वो आ जाता है। तीसरे नंबर पे जो फैक्टर आता है वो हाइपरटेंशन होती है, ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना उसका फैक्टर होता है। नंबर 4 पे इम्पेयर्ड फास्टिंग शुगर्स होती हैं, अगर आपकी फास्टिंग शुगर ज़्यादा आ रही हैं तो ये फैक्टर्स जो है मल्टीपल फैक्टर्स मिलके, या आपका इवन आपके जो लिवर फंक्शन के टेस्ट भी डिस्टर्ब हो जाएं, फैटी लिवर भी उसमें ऐड हो जाए, तो ये सारे फैक्टर्स कंपाइल करके आपस में मिलके मेटाबॉलिक सिंड्रोम को जन्म देते हैं। यानी ओबेसिटी, डिसलिपिडीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया और इसके अलावा डीरेज लिवर फंक्शंस, ये सारे जो फैक्टर्स हैं, हाइपरटेंशन, मिलके एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम बीमारी को जन्म देते हैं, सिंड्रोम को जन्म देते हैं बेसिकली, जो कि मुख्तलिफ बीमारियों का एक मजमुआ होता है। यानी कि इसमें हमारे तकरीबन सारी वाइटल ऑर्गन्स, जिसमें जिगर शामिल है, हार्ट है, दिमाग भी शामिल है, ये सारे मिलकर शामिल हो जाते हैं, इनकी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है और वो फिर ख़तरनाक नतीजे इसके हो सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, मेटाबॉलिक सिंड्रोम का कोई इलाज वगैरह है हमारे पास? जी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम के जैसे उसके मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जिसमें ओबेसिटी का बहुत बड़ा फैक्टर है, उसके बाद हाइपरटेंशन है। अगर आपके अंदर ओबेसिटी अर्ली डायग्नोज हो रही है और आप अर्ली से अपना वेट लॉस पे काम कर रहे हैं,
और अगर आपके डिसलिपिडीमियाज आ रहे हैं, आपके कोलेस्ट्रॉल्स डी रेंज हो गए, आप अपनी डाइट को अर्ली मॉडिफाई कर देते हैं, आपकी इम्पेयर्ड फास्टिंग या प्री डायबिटीज़ आना शुरू हो जाती है, अगर आप अपने खाने पीने में फ़ौरन से परहेज़ करना शुरू कर देते हैं, अगर आपके अंदर हाइपरटेंशन आती है, ब्लड प्रेशर का बढ़ना शुरू हो जाए, तो जो ब्लड प्रेशर के मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं, अगर हम उनको अर्ली मॉडिफाई कर सकते हैं, नमक कम, जी, जो नमक का मिकदार है वो इस्तेमाल कम कर कम, दें, चिकनाई वाली तेल, चिकनाई और रोगन की सादा चीज़ों का इस्तेमाल कम, ग़िज़ा हो गई। एक्सरसाइज का इस्तेमाल ज़्यादा, वेजिटेबल्स का, फ्रेश फ्रूट्स का, इन चीज़ों का हम इस्तेमाल ज़्यादा करें, रोज़ाना एक्सरसाइज करें, वॉक करें, रनिंग, स्विमिंग, जो भी फैक्टर्स हैं उनको ऐड करें, तो हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम को अर्ली प्रिवेंट कर सकते हैं और उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उससे भी खुद को बचा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हमारे सोशल मीडिया के ऊपर बड़े इस किस्म के फैंसी किस्म के, आपको पता है डिजिटल क्वैकरी भी बहुत आम है, तो बड़े फैंसी किस्म के उसमें जनाब दावे किए होते हैं, जनाब स्लिमिंग कोर्स है और जनाब आप 1 महीने का कोर्स लें और 20 पाउंड वज़न कम, तो एकदम 20 पाउंड 1 महीने में कम होना, ये कोई अजीबोगरीब बात नहीं है वैसे? देखिए, और ऐसी दवाइयाँ जो एकदम इतना वज़न रिड्यूस कर दें, उनका कोई नुकसान भी हो सकता है? देखिए, अब सबसे पहले देखना पड़ेगा कि वो जो दवाइयाँ हैं वो किस मैकेनिज़्म के तहत काम कर रही हैं, वो ऐसे कौन से अवामिल हैं जिसके ज़रिए आपका वेट लॉस करा रही हैं। और अगर देखें इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में वेट लॉस होना, तो अगर आप उन चीज़ों को छोड़ दें तो फिर वापस वज़न भी जल्दी बढ़ता है, रिबाउंड फिनोमेना भी जल्दी आता है। आपने किसी भी तरीके से अगर 10 किलो वज़न कम कर लिया, जब आप उन हैबिट्स को छोड़ देंगे, उन सपोर्ट्स को छोड़ देंगे, तो फ़ौरन आपका वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसीलिए वेट लॉस लॉन्ग टर्म डिजीज़ है, लॉन्ग टर्म है, तो आपको इसको स्लोली लूज़ करना है, फिर उसको मेंटेन करना है लाइफ लॉन्ग। अगर आप इन चीज़ों को छोड़ देंगे, यानी फ़िज़िकल एक्टिविटी को, एक्सरसाइज को बंद कर दें, ईटिंग पैटर्न्स वापस आप वही शुगरी ड्रिंक्स खाना शुरू कर दें, बेशक आपने किसी भी तरीके से वेट लॉस किया हो तो दोबारा वज़न बढ़ सकता है। तो बेहतर है कि एक स्ट्रेटजी के साथ जाएं, स्लोली वेट को लूज़ करें और उसको लॉन्ग टर्म मेंटेन करें, ताकि वेट लॉस के जो फ़ायदे हैं वो पूरी ज़िंदगी आपको मिल सके। यानी कि सादा अल्फाज में शॉर्टकट कोई नहीं है। और नाज़रीन, जो शॉर्टकट्स आपको सोशल मीडिया पे नज़र आते हैं, वो जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि वो वक्ती तौर पर तो आपको हो सकता है वेट आपका लॉस कर दें, लेकिन जैसे आपने कोर्स कंप्लीट किया और आप अपनी दोबारा रूटीन में वापस आए तो वही दोबारा आपका वेट दोबारा बढ़ जाएगा। तो इस किस्म के जो होते हैं, दूसरी बात ये कि मेरा ख्याल है कि वो साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ें भी नहीं होती, तो हमें ये भी पता नहीं होता कि आपको उस कोर्स के अंदर, उस पाउडर के अंदर, उस दवाइयों के अंदर कौन सी अद्वियात मिक्स हैं, पता नहीं उनके लॉन्ग टर्म क्या ख़तरनाक असरात हो सकते हैं। तो लिहाजा आप लोगों से गुजारिश यही है कि इस किस्म के जो दावे हैं उनके फ्रेम में ना आए, बल्कि कोई कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से हमेशा वेट लॉस के लिए मशवरा करें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक अभी रिसेंट एडवांसेस हो गए हैं, पब्लिक भी बड़ी ज़्यादा उसको गूगल भी कर रही है, GLP-1 GLP-2 इंजेक्शंस, वो क्या बला हैं? वाकई वो वेट को रिड्यूस करवाते हैं अच्छे तरीके से विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स? जैसे मैंने डिस्कस किया कि मेडिकल थेरेपीज़ हैं, पहले ओरल कुछ ड्रग्स आती हैं जो कि वेट लॉस में काम करती हैं, जिनका इनिशियली जब स्टडी की गई थी तो 5 to 8% वेट लॉस था। उसके बाद जब मेडिसिन ने एडवांसमेंट आई तो कुछ थेरेपीज़ हैं जिनको हम कहते हैं इंक्रेटिन बेस्ड थेरेपीज़। वो हमारी बॉडी के अंदर इंक्रेटिन्स प्रोड्यूस होती हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, जिसमें GLP है, GIP है। तो उनके मेकनिज़म के तहत कुछ दवाइयाँ बनी हैं, जिसमें GLP-1 को हम देखें तो बहुत मशहूर ड्रग है सेमाग्लूटाइड, ठीक है, जो उसका जेनरिक नेम है सेमाग्लूटाइड। वो बेसिकली GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट है और FDA अप्रूव्ड खाने है। वाली दवाई होती है डॉक्टर साहब? सर, इसमें भी दोनों ऑप्शन है हमारे पास, ओरल भी है GLP-1 और इंजेक्टेबल फॉर्म में भी मौजूद है। ये FDA से अप्रूव्ड है, लेकिन हर बंदा इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसके लिए भी गाइडलाइंस सेट हैं कि किन लोगों को आप नहीं दे सकते, किन लोगों को आप दे सकते हैं और किस तरह दे सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी ड्रग है जो GLP और GIP ड्यूअल इंक्रेटिन पे काम करती है, जिसका जेनेरिक नेम है टर्जेपेटाइड, ठीक है। ये 2 ड्रग्स हैं जो कि FDA से अप्रूव्ड हैं, जो वेट लॉस के लिए है और ओबेसिटी को कंट्रोल करने के लिए। तो अगर हम देखें तो इनकी सर्टेन कंट्राइंडिकेशंस हैं, इसीलिए जो लोग सोशल मीडिया पे देख के, आप ऐसे लोग भी देखेंगे मीडिया पे बैठे हैं जिनको मेडिसिन का ABC नहीं पता, लेकिन वो इस ड्रग पे कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अगर किसी ने इन ड्रग की तरफ जाना भी है तो मैं तो ये कहूँगा सबसे पहले इन किसी मुस्तनिद डॉक्टर से मिलें जो कि डायबिटीज़ एक्सपर्ट हो, जो ओबेसिटी एक्सपर्ट हो, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हो, या जो अच्छा फिजिशियन हो जो कि आपकी पहले आपको क्राइटेरिया में फ़िट करे, क्या आप इस ड्रग के एलिजिबल हैं भी कि नहीं, क्या इसकी कोई कंट्राइंडिकेशंस आपके अंदर मौजूद तो नहीं है,
क्या इसके आउटकम हो सकते हैं, पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, वो भी आपको गाइड करे। मैं आपको छोटा सा एक इंसिडेंट बताऊंगा। मैं कुछ दिन पहले अपनी पड़ोस में G13 में किसी फार्मेसी पे गया, तो मैं बच्चे की दवाई ले रहा, तो वहाँ पे खातून आई, फार्मेसी वाले को बोल रही है कि मुझे ना वज़न कम करने का टीका दे दो। तो मैं खड़ा रहा, उसने इंजेक्शन निकाला, उधर खातून बैठी, उसने उसको लगा दिया, लगा के उसको भेज दिया। मैंने उस लड़के से पूछा, मैंने कहा तुमने उससे पूछा कि उसको कौन सी बीमारियां हैं, कौन सी कंट्राइंडिकेशंस हैं? कहते नहीं सर, वो सोशल मीडिया वजन कम करने वाला इंजेक्शन मांगा और मैंने दे दिया और मैंने लगा भी दिया। तो ये इतना मिस यूज़ हो रहा है इस इंजेक्शन का। जब किसी चीज़ का मिस यूज़ ज़्यादा होगा तो फिर उसके कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा आएंगे। जब कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा आएंगी तो जो उसका अच्छा इस्तेमाल भी है ना, उससे भी लोग डरना शुरू कर जाएंगे। तो बेहतर है अगर अच्छी चीज़ आई है, अच्छे बेनिफिट के लिए, अच्छे काम के लिए आई है, तो उसको एक प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। जो लोग इसके डिज़र्विंग हैं, जिनको ज़रूरत है, उनके अंदर इस्तेमाल कर सकें ताकि उनको फ़ायदा मिले। एग्जैक्टली नाज़रीन, आपने डॉक्टर साहब ने अभी जो वाक़या सुनाया बड़ा दिलचस्प वाक़या था। तो हमारी कौम जो है ना, वो यूज़ के बजाय ना हर चीज़ का अब्यूज़ शुरू कर देती है। वो बंदर के हाथ माचिस लगने वाली बात है। इस कौम के हाथ में मोबाइल फ़ोन आया तो उसका यूज़ जितना अच्छा हो सकता है उससे कहीं ज़्यादा मनफी तरीके से हो रहा है। तो इसी तरह यही हाल इन वज़न कम करने वाले इंजेक्शन्स का भी है कि लोग ख़ुद से जाकर डिमांड करते हैं मेडिकल स्टोर से कि जनाब वो वज़न कम करने वाला इंजेक्शन जो हमें दे दिया जाए, और वो ख़ुद से ही लगवा लेते हैं। तो ये बहुत डेंजरस ट्रेंड है, क्योंकि आपको उस इंजेक्शन को लगवाने से पहले पूरे तरीके से चेकअप करवाने की ज़रूरत होती है कि वो इंजेक्शन आपके लिए मौजू है या नहीं है। अदरवाइज़ उसके बहुत ख़तरनाक नतीजे भी जो हैं वो सामने आ सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें ओबेसिटी से मुतल्लिक आपके पास तो रोज़ पेशेंट इतने आते होंगे जो मोटे भी होते होंगे, तो उसमें मोटी मोटी मिथ्स तो बताइएगा, गलत फहमियाँ लोगों के जहन में क्या होती हैं ओबेसिटी से रिलेटेड? जैसे लोगों के अंदर सबसे बड़ी मिथ है कि ये जो मोटापन है ये सिर्फ अमीरों की बीमारी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये हर उस क्लास की बीमारी है जिसका लाइफ स्टाइल सेडेंटरी है, शाहाना तर्ज अमल ज़िंदगी है, मतलब वो रिक्शा ड्राइवर भी हो सकता है, ओबीस है, जिनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है उनके अंदर भी हो सकती है। इसके अलावा कहते हैं जी ये मोटापा नहीं है, ये तो सिर्फ आपको नज़र आ रहा है, ये तो हमारी अच्छी सेहत की निशानी है, हम अच्छा खाने वाले घर से ताल्लुक़ रखते हैं तो इसीलिए। लेकिन ये इस तरह कुछ भी नहीं है। आपकी अच्छी सेहत की निशानी तब है जब आपके पैरामीटर्स नॉर्मल हों। ठीक है, अगर आप अच्छे घर से, अच्छे खाने वाले घर से ताल्लुक़ रखते हैं, डजेंट मीन कि आपके अंदर ये बीमारियाँ या ओबेसिटी जो है मुख्तलिफ बीमारियों को जन्म नहीं दे सकती। तो जैसे बच्चों के अंदर देखें, कहते हैं जी नहीं जी माएँ बड़ी खदमत करती हैं बच्चों की, ठीक है कि नहीं जी हमने अपने बच्चे को मोटा दुबला बनाना है तो बड़ा स्मार्ट लगेगा, प्यारा लगेगा। नहीं जी, आप खिलाएं बच्चों को, केयर करें, लेकिन सर्टेन लिमिट तक, ताकि बच्चे के अंदर वो चीज़ें जन्म ना लें जो जाके आगे बच्चे के लिए बीमारियों का बायस बन सके। इस तरह की बहुत सारी मिथ्स हैं जो लोगों के अंदर पाई जाती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक हमारी पब्लिक परसेप्शन ये भी है कि जनाब खाने के बाद थोड़ी सी 100 मीटर की वॉक कर ली है तो इससे भी वेट कम हो जाता है। वाकई इससे कम होता है, या किस टाइप की एक्सरसाइज आप जनरल पब्लिक को रिकमेंड करते हैं कि करनी चाहिए जिससे वाकई वज़न कम होता है? देखें, खाने के फ़ौरन बाद तो अवॉइड, बिल्कुल हमें अपनी वॉक को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त जो आपकी सर्कुलेशन है ब्लड की वो बहुत सारा टाइम जो है ना आपकी इंटेस्टाइन की तरफ चला जाती है, तो वहाँ से आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता। आइडियल है कि अगर आप एम्प्टी स्टमक हैं तो उस वक्त वॉक करें, सबसे अच्छी वॉक का बेनिफिट ये होगा। उसके बाद वॉक के लिए ज़रूरी है, एक होता है कि हम पार्क निकल जाते हैं, गपशप करके वापस आ गए, हम कहते हैं हमारी वॉक हो गई। नहीं, इस तरह की वॉक नहीं चाहिए। हमें चाहिए ब्रिस्क वॉक, यानी तेज़ वॉक हो, हफ्ते में 150 मिनट की वॉक हो, यानी रोज़ाना अगर आप करना चाहें तो 30 मिनट की वॉक हो। इतनी तेज़ हो कि अब रफ़ आप एस्टिमेट लगा लें कि आप 100 स्टेप्स 1 मिनट में ले रहे हैं, तो ये वो वाली वॉक है जो कि बेनिफिशियल है, जो कि आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाएगी, आपकी कैलोरीज़ को बर्न कराएगी, आपकी हार्ट को पॉजिटिव इन्फ्लुएंस देगी, आपके लिवर को पॉजिटिव इन्फ्लुएंस देगी, आपके शुगर्स को बेहतर बनाएगी, आपके लिपिड्स को बेहतर करेगी। इस तरह की वॉक हो तो वो बेनिफिशियल है। अगर आप किसी दोस्त के साथ अगर आप टहलते हुए जा रहे हैं तो वो वॉक किसी काम की नहीं होती। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हुई। अब हम प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ बढ़ रहे हैं और मैं चाहूँगा कि आज का जो हमारा मौजू था, पाकिस्तान में मोटापे का बढ़ता हुआ रुझान और उसके ख़तरनाक नताइज, इस हवाले से आप जो हमारे व्यूअर्स हैं, हमारे नाज़रीन इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनको टेक होम मैसेज क्या देना चाहेंगे प्लीज़? जी, देखा कि जैसे हमने डिस्कस किया कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जो है ज़ियाबेतस में देखा जाए तो प्रेवलेंस के हिसाब से पहले नंबर पे मुल्क है जहाँ पे शुगर की शरह बहुत ज़्यादा पाई जाती है।
हर चौथा पाकिस्तानी शुगर से मुतासर है, ज़ियाबीतस का शिकार है। अगर हम जाएं ओबेसिटी पे, मोटापे की शरह पे, तो इस वक्त हम दुनिया में 9वें नंबर पे मुल्क हैं जहाँ पे इसकी शरह बहुत ज़्यादा पाई जा रही है। अगर हम फिर देखें तो इसमें जो एज ग्रुप ज़्यादा मुतासर हो रहा है वो बच्चे हैं और ख़वातीन हैं, जिनके अंदर इसकी शरह बहुत ज़्यादा पाई जा रही है। जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया कि जो मोटापा है ये 200 से ज़्यादा मुख्तलिफ़ बीमारियों को जन्म दे सकता है। तो उनमें जो सबसे बड़ी बीमारियां थीं, जिसके अंदर दिल की बीमारियां हैं, दिमाग की बीमारियां, लिपिड्स की, ब्लड प्रेशर की, शुगर की, जोड़ों की बीमारी, सांस की बीमारियां, इन सब बीमारियों को जन्म दे सकती है। तो सबसे बेहतरीन चीज़ है, अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो उसके लिए इन 3 चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। सबसे पहली चीज़ है सेहतमंद ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, सेहतमंद ग़िज़ा खाएं और अपनी ज़िंदगी में रूटीन में एक्सरसाइज को, फ़िज़िकल एक्टिविटी, वॉक हो, स्विमिंग हो, ट्रेडमिल्स हो, रनिंग्स हो, किसी भी किस्म की आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसको अपनी रोज़ मामूल की ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। नंबर 3 पे, जब अगर आपकी ओबेसिटी आपकी डाइट से, आपकी एक्सरसाइज से कंट्रोल नहीं हो रही तो बराए मेहरबानी किसी भी मुस्तनिद डॉक्टर को विज़िट करें, आया वो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हो, डायबिटोलॉजिस्ट हो, फिजिशियन हो, तो वो उसके बाद आपकी असेसमेंट करेगा। असेसमेंट करने के बाद जो अगर आप मेडिकल थेरेपी के कैंडिडेट हैं तो वो आपकी इंडिकेशंस दे कि आपको मेडिकल थेरेपी एडवाइस करेगा। अगर आप सर्जरी के कैंडिडेट हैं तो वो आपको सर्जरी की एडवाइस करेगा। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है 3 चीज़ों को अपनाएं, सेहतमंद ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, रोज़ाना एक्सरसाइज एक्टिविटी को अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं, और जब भी अगर आपने ट्रीटमेंट ऑप्शन की तरफ जाना है तो किसी सर्टिफाइड डॉक्टर से मिलें, ताकि आप मुस्तकबिल में होने वाली जो मुख्तलिफ़ बीमारियां हैं उनसे आप खुद को बचा सकें और सेहतमंद और फ़ाल ज़िंदगी गुजार के इस मुल्क की तरक्की में, अपने ख़ानदान की तरक्की में, अपने रिश्तेदारों की तरक्की में एक फ़ाल किरदार अदा कर सकें। शुक्रिया। आखिर में नाज़रीन, मैं डॉक्टर अहमद अली वसान का बड़ा तहे दिल से मशकूर हूँ कि इस अहम मौजू के ऊपर इतनी दिलचस्प मालूमात इतने सादा तरीके से आप तक पहुँचाईं। उम्मीद करता हूँ आज की एपिसोड पसंद आई होगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए डॉक्टर आमिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।